पार्टी की, और इस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी। हम उनकी भी बात करेंगे, उन्हीं की सबसे ज्यादा बात करेंगे। इन पर विमर्श इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप भले ही ओवैसी को पसंद करें या ना करें, लेकिन आप इनको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और इग्नोर ना करने का कारण है उनकी भाषण शैली, यानी बोलने का जो अंदाज है। एक बार देखिए इसे। आप दोस्ती इस तरह करेंगे, मुझे डरा कर दोस्ती करेंगे। आप बोलेंगे बेटा तुम अपना रिलीजन इस तरह से फॉलो करो, दोस्ती जब मैं करूंगा। क्या पॉपुलेशन की वजह से भारत के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं? तुम मुझसे कहेंगे कि एडजस्ट करो अपने आप को, इस तरह मैं करूंगा, और आप दोस्ती इस तरह करेंगे कि हम रूलर हैं, आप रूल्ड हैं। अरे फिर संविधान किस लिए है? फिर आपके पक्ष में कोई नहीं है। अल्लाह। इस भाषण शैली के, इन शब्दों के और इस भाव भंगिमा के इस देश में कई प्रशंसक हैं। खुद बीजेपी और कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर भी ओवैसी के बयान सवालों के घेरे में होते हैं। क्या ओवैसी अपने बयान से बहुसंख्यक वर्ग को टारगेट नहीं करते? क्या ओवैसी एक वर्ग विशेष को अपने बयान से नहीं भड़काते? और क्या ओवैसी के बयान सियासी दायरे के बाहर होते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिस पर बार बार ओवैसी से जवाब मांगा जाता है। और सवाल इसलिए भी है क्योंकि ओवैसी आज फिर अपने बयानों की वजह से ही प्रासंगिक हो गए। ये सच्चाई है। ओवैसी ने 2 बयान दिए। उनके पहले बयान में संसद के अंदर मॉब लिंचिंग की आशंका है, और दूसरा बयान है राहुल गांधी के लिए, जो एक चैलेंज के तौर पर, एक चुनौती के तौर पर है राहुल गांधी के सामने। अब ये दोनों ही बयान 2024 के चुनाव में उनके मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ओवैसी अकेले 2 मुद्दों के सहारे चुनावी समर या चुनावी सागर कैसे पार कर सकते हैं? क्या इस बार भी वो बी टीम वाले अनुमान में अपना असर धीमा कर लेंगे, या फिर बीजेपी के लिए INDIA गठबंधन का ये चेहरा बने रहेंगे? आज हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे, और बड़ा दिलचस्प भी है। देखिए, इस देश में राजनीति के कई मुद्दे हैं जिन्हें भारत के लीडर छूते भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में चुनाव के समय पब्लिक कनेक्ट के ज्यादातर मुद्दे ही गायब रहते हैं, जो जनता से जुड़े होते हैं, और जो मुद्दे वोट बैंक बनाते हैं वो ज्यादातर बयान होते हैं, क्योंकि इसका लोगों पर प्रभाव पड़ता है, असर दिखता है। अब हम आपको ओवैसी के शब्दों का प्रभाव उनके बिल्कुल ताजा बयान के विश्लेषण पर तैयार रिपोर्ट से समझाते हैं। जरा देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का लोकल पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा है, और यही कनेक्ट उन्हें देश की राजनीति में प्रासंगिक बनाता है। लेकिन जब राजनीतिक मुद्दों की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी की 2 फिक्र हमेशा दिखती है। पहली है मुसलमानों के साथ अन्याय, और दूसरी है कांग्रेस के मुकाबले विकल्प न बन पाना। इसके अलावा बीजेपी से जो वैचारिक मतभेद और बीजेपी के नेताओं से जो मनभेद है वो भी सार्वजनिक है। हालांकि ओवैसी जब बीजेपी के नेताओं को टारगेट करके बोलते हैं तो उनकी भाषा संविधान को सर्वोपरि बताती है, लेकिन इसका आधार संविधान न समझने वाली पब्लिक में भी व्याप्त होता है। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। ओवैसी का ये बयान संसद में विलोपित हुए सांसद रमेश बिधूड़ी के उन शब्दों का प्रतिकार है जो बिधूड़ी ने सांसद दानिश अली के खिलाफ बयान में रचे थे। इसे वर्ग विशेष के खिलाफ बयान बताकर अब ओवैसी गिर रही भारतीय संसद की गरिमा की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बयान एक वर्ग विशेष को उकसाने की कार्रवाई नहीं है? क्या एक समुदाय विशेष ये संदेश नहीं दे रहा है कि देश में उनके लिए नफरत पनप रही है? जवाब आप अपने मतानुसार खुद दे सकते हैं, लेकिन जवाब तलाशने से पहले एक प्रश्न ये भी खुद से पूछना होगा कि क्या बीजेपी के नेताओं के ऐसे ही बयान AIMIM के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं? ओवैसी को डर है कि पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग हो सकती है, तो मैं समझता हूँ मॉब लिंचिंग होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन जिस दिन होगी वो तुम्हारी होगी, इतना तो तय है। हालांकि ओवैसी को लेकर एक अनुमानित फॉर्मूला है जिसमें AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताया जाता है, और इसे खुद ओवैसी साबित भी करते हैं। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा।
मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ हैदराबाद को आओ, 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। ये बयान राहुल गांधी के उस दावे का प्रतिकार है जिसमें उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का जिक्र किया था। I would say right now, we are probably winning Telangana. अब सवाल ये है कि ओवैसी की सियासत की जमीन मुसलमानों का दर्द है, तो फिर राहुल गांधी के बयान पर इतनी तिलमिलाहट क्यों? क्या ये चुनौती वो किसी और को भी दे सकते हैं? तो ओवैसी साहब ने राहुल गांधी को नहीं चैलेंज करना चाहिए। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए। तो हैदराबाद से अमित शाह नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करिए, आप यहाँ आकर चुनाव लड़िए। अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है, या पॉपुलरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ओवैसी की प्रासंगिकता तो है, लेकिन उन्हें कांग्रेस एक ऐसे फैक्टर के रूप में देखती है जिससे उन्हें वोट का नुकसान होता है और उनके खिलाफ वाला तबका बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। इसलिए राजनीतिक दलों पर भले ही उनके शब्दों का असर न पड़े, लेकिन एक समुदाय विशेष की गोलबंदी के लिए असरदार हो सकते हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक दलों के वोट में सेंध लगाते हैं? ओवैसी के बयान पर आज हमने पब्लिक पोल किया, यानी आपसे हमने राय जाननी चाहिए। हमने लोगों से पूछा कि क्या संसद में मॉब लिंचिंग की बात कहकर ओवैसी देश को भड़का रहे। जवाब हम आपको इस बुलेटिन के आखिर में बताएंगे कि आपकी राय क्या रही। लेकिन अब बात हम ओवैसी की राजनीति के उन मुद्दों की करते हैं जो उनके साथ हमेशा चलती है। ये मुद्दे हैं अल्पसंख्यक, मुसलमान और बहुजन समाज। आपने गौर किया होगा, ध्यान दिया होगा कि ओवैसी इस दायरे से बाहर कुछ भी नहीं बोलते हैं। उनके शब्दों का प्रभाव हमेशा अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट, जो बताता है कि वो एक अलग ही दिशा में राजनीतिक सफर पर निकले हैं। 2024 के चुनाव में जाने से पहले देश की सियासत 2 धड़े में बंट चुकी है। ये बात आप भी महसूस कर रहे होंगे और ये खबरें तो लगातार आप देख भी रहे होंगे। एक धड़ा एनडीए का है और दूसरा है I.N.D.I.A गठबंधन। लेकिन ओवैसी अपनी एक विशेष दिशा की तरफ ही देख रहे हैं, सेपरेट डायरेक्शन है। और ओवैसी की राजनीति की इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए और समझाने के लिए हमने आपके लिए यह खास रिपोर्ट तैयार की है। देखिए जरा। ताकत के माने हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि कोई एक वजीर आजम बन जाए और वो पुकार पुकार कर कहे कि मेरा 56 इंच का सीना है। मुझे डरा कर दोस्ती करेंगे आप बोलेंगे बेटा तुम अपना रिलीजन इस तरह से फॉलो करो, दोस्ती जब मैं करूंगा। पब्लिक कनेक्ट वाले हैदराबादी भाईजान की पार्टी का विस्तार एक बड़ा संकेत देता है। संकेत ये है कि अपनी एक तबके की सियासत से कदम बढ़ाने वाले ओवैसी ने उनके मुद्दे को राष्ट्रव्यापी समस्या और अपनी पार्टी को उस समस्या से लड़ने वाला दल बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिमों की रहनुमा कांग्रेस खुद को साबित करती रही है, तो फिर ओवैसी की सियासत के केंद्र मुसलमान का मुद्दा किसे फायदा पहुंचाएगा? इसका गणित यह है कि अगर कांग्रेस खुद को मुस्लिमों की हितैषी साबित करती है तो फिर राष्ट्रव्यापी सियासत में मुस्लिम समुदाय के वोट I.N.D.I.A गठबंधन को जाते हैं। लेकिन ओवैसी अपनी राष्ट्रव्यापी सियासत के बल पर इस वोट का बंटवारा करते हैं और I.N.D.I.A गठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक में नुकसान पहुंचता है। जाहिर है I.N.D.I.A गठबंधन को नुकसान पहुंचेगा तो फिर फायदा एनडीए को पहुंचेगा। इसलिए कांग्रेस को ओवैसी की सियासत में बीजेपी की बी टीम नजर आती है। ये इत्तेफाक होता है कि जब भाजपा को जरूरत पड़ती है तो ओवैसी साहब वो बयान देते हैं जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं और भाजपा की मदद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इबारत लिख दी गई हो नागपुर में और जुबान ओवैसी साहब की होती है। अब सवाल यह है कि अगर ओवैसी अपनी रेखा में भी सीधे चलते हैं तो भी नुकसान उठाते हैं, लेकिन बी टीम वाले आरोपों से बचने के लिए उनके तर्क बहुत मजबूत होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सिकंदराबाद के मौजूदा एमपी और मौजूदा वजीर वजारत दाखिला के साथ राजभवन में खड़े होकर इन दोनों बात कर रहे तो उन्होंने बोले साजिश कर रहे। अरे थम्स अप,
मेरे को क्या कोई जगह नहीं मिली, साजिश करने को राजभवन मिलती। एक बारगी मान भी लिया जाए कि ओवैसी की राजनीति की दिशा बिल्कुल अलग है, तो वो इस दिशा में किसी भी तरह का रोड़ा नहीं चाहते, लेकिन कई बार वो स्थिति अपने लिए ही जटिल बना देते हैं, जिससे पता चलता है कि वो एनडीए और INDI गठबंधन से अलग रहकर भी किसी एक पक्ष को फायदा पहुंचा रहे, जैसे महिला आरक्षण बिल का मुद्दा, जिसके खिलाफ AIM-IM ने वोट किया है। जहां तक उनके ये दावे हैं, वो तेलंगाना की आवाम इसका फैसला करेगी और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा तेलंगाना की आवाम KCR को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। यानी असदुद्दीन ओवैसी भले ही वर्ग का हवाला देकर व्यापक राजनीति की बात करें, लेकिन सच्चाई यही है कि उनकी सियासत मुसलमानों पर केंद्रित है, इसलिए उनका हाथ कोई भी थामने को राजी नहीं है। हालांकि इसके कारण दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ओवैसी सियासी राह पर अकेले खड़े हैं। AIM-IM की राजनीति हैदराबाद से शुरू होकर संयुक्त आंध्र प्रदेश तक सीमित रही। उसे एक ऐसे मुद्दों के सहारे पार्टी का राष्ट्रव्यापी सफर शुरू हुआ जो संविधान से चलने वाले देश में मुद्दे होने ही नहीं चाहिए, लेकिन AIM-IM बात हक और हुकूक की करती है, फिर उनकी सियासत एक करवट पर बैठ जाती है। वैसे 2024 की तैयारी अगर देखें तो ओवैसी एक खास वोट बैंक को प्रभावित करने वाला बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। उनकी सियासत में एक बड़े तबके को असहमत दिखाता है, जिसका प्रमाण है वोट प्रतिशत। 2022 में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर AIM-IM ने प्रत्याशी उतारे थे, यानी उनके कैंडिडेट थे, लेकिन इन प्रत्याशियों ने सिर्फ 0.49% वोट ही हासिल किया। सोचिए 1% भी वोट हासिल नहीं कर पाए, वो भी तब जब मुस्लिम बहुलाबादी वाले सीट पर ये चुनाव लड़े गए। ठीक ऐसे ही निकाय चुनाव के जरिए गुजरात में एंट्री करके 2022 के विधानसभा चुनाव में भी AIM-IM ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। वोट परसेंटेज पता है क्या रहा? 0.29%। हालांकि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद AIM-IM के हौसले बुलंद थे और तब उन्होंने बहुजन वर्ग का भी साथ उनको मिला था, लेकिन बाद में मिली नाकामियों ने ओवैसी को एक बार फिर से मुद्दों के पुराने ट्रैक पर उतार ही दिया। इसलिए अब भी सवाल कायम है, ओवैसी 2024 में किस तरह जाएंगे? क्या वो कुछ छिपा रहे हैं? सवाल दरअसल यही है। लेकिन इन सवालों के बीच में आपके और हमारे भविष्य से जुड़ा सवाल था कि आने वाले वक्त में पृथ्वी का क्या होगा। इतनी सारी खबरें तुम आपको बताते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्या पता हमारे पास उस समय फ्यूचर में हमारे अगले आने वाले पीढ़ियों के पास क्या पेट्रोल डीजल बचेगा। इसीलिए दरअसल आज ये रिपोर्ट हम आपके लेकर आए हैं जो आपसे जुड़ा है। क्या आपने